संध्या, तेरी पूजा खत्म हो गई या अभी ऊपर जाना है? मेरा तो हो गया काकी। हो गया? आज तो बड़ी जल्दी पूजा खत्म कर दी। हाँ हाँ, कैसे जल्दी नहीं करेगी। उसको तो अभी जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करने की आदत डालनी होगी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? संध्या के बेटे ने एक विदेशी से शादी कर ली है और विदेशी लड़कियों को हमारे जैसी चीजें कहाँ कहाँ कुछ पता होगा। सारा कामकाज तो इसे ही करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा बहुत समझदार है। हाँ, वो एकदम सही लड़की चुना होगा। देखना, मेरी बहू सबसे अलग होगी। हाँ, वो तो होगी ही। देखो तो, मेरा बेटा सारा बैग उठा रहा है और ये महारानी आगे आगे चलकर आ रही है। लगता है बेटा जोरू का गुलाम बन गया। हेलो सासू मॉम, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ना पैर छू रही है, ना नमस्ते बोल रही है, बस हाय मॉम बोल रही है। पहली ही मुलाकात में संध्या को डायना बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर कुछ देर बाद मॉम जी, इतना लंबा सफर करने के बाद मुझे जेट लैग हो गया है। मैं सोने जा रही हूँ। हाँ हाँ बहू, जाओ आराम करो। अच्छा बेटा, तू अभी हमारे साथ ही रहेगा ना? हाँ पापा, मेरा तो पोस्टिंग अब इंडिया में ही हो गया है। अब हम सब मिलकर रहेंगे। हम सर, बहू तुझे हमारे पास रहने देगी ना? सुना है फॉरेनर लड़कियां सास ससुर के साथ नहीं रहती, अलग रहती हैं अपने पति के साथ। हाँ, अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। डायना को हमारे कल्चर अच्छी तरह से पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखते हैं। दिनेश और डायना इंडिया आकर बहुत खुश थे। डायना को हमेशा से एक ऐसा ही परिवार चाहिए था जिसमें सब मिलकर रहते हों। बहू, यहाँ क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग सासू मॉम, मैं तो सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हैं? तुझे खाना बनाना आता है या नहीं? मेरा किचन गंदा मत कर देना। हाँ, ओहो सासू मॉम, मुझे सब कुछ आता है, यू डोंट वरी। डायना ने ब्रेकफास्ट रेडी करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। अरे ये क्या बनाई हो बहू? पापा जी, ये पास्ता है। आप एक बार टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मैंने कभी नहीं खाया था। बहुत बढ़िया बनाया है बहू। वाओ, इट्स वेरी डिलीशियस डायना, मजा आ गया। हाँ, मैं इतने सालों से खाना बनाती आ रही हूँ, कभी मेरी तारीफ तो नहीं की, और ये घर में पैर रखते ही इसकी इतनी तारीफ। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बेटा मेरे हाथ से हमेशा फिसल जाएगा। सही कहते थे मालती और कुसुम। अच्छा डायना, परसों हमारे ऑफिस में मेरे लिए एक वेलकम पार्टी रखी है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। ओह वाओ, दैट्स नाइस। आई लव पार्टीज। लेकिन मेरे पास तो एक भी इंडियन ड्रेस नहीं है। मैं आज ही ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। ये अकेली जाएगी मेरे बेटे के साथ पार्टी एंजॉय करने। बेटा, हमें भी पार्टी में ले चल। अरे तुम इस उम्र में पार्टी जाकर क्या करोगी? माँ, इस पार्टी में बस वाइफ को ही इनवाइट किया है, तुम्हें नहीं ले जा सकता मैं। ठीक है बेटा, मैं भी देखती हूँ ये फॉरेनर कैसे जाएगी उस पार्टी में। दिनेश की वेलकम पार्टी में जाने के लिए डायना ने एक सुंदर सा ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर कर दी और अगले दिन ऑनलाइन डिलीवरी डायना मैडम के नाम से। हाँ, ला दे, मैं ही हूँ डायना मैडम। आपका नाम डायना है? हाँ, नहीं हो सकता क्या? जा यहाँ से निकल। अब इस ड्रेस को ऐसी जगह छुपाऊंगी कि भगवान भी ना ढूंढ पाए। फिर मैं भी देखती हूँ वो कैसे जाएगी पार्टी एंजॉय करने, फॉरेनर। ओह वाओ, ड्रेस आ गया लगता है सासू मॉम। आ गई फॉरेनर। मेरा ड्रेस डिलीवर हो गया है। आपके पास है क्या? ड्रेस? कौन सा ड्रेस? मुझे तो किसी ने कोई ड्रेस नहीं दिया। अच्छा, तो मोबाइल ऐप पे तो दिखा रहा है कि ड्रेस डिलीवर हो गया। शायद मैंने गलत एड्रेस दे दिया हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो बेबी, तुम रेडी हो गई हो ना? मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। ओह नो दिनेश, मैं पार्टी में नहीं आ रही हूँ। मेरा ड्रेस अभी तक डिलीवर नहीं हुआ और मेरे पास एक भी इंडियन ड्रेस नहीं है पार्टी में जाने के लिए।
So, not this time. I'm sorry, baby. ओह अच्छा, नो प्रॉब्लम, टेक केयर। डायना को ड्रेस ना मिलने के कारण वो पार्टी में जा नहीं पाई और बहुत दुखी हो गई। अच्छा, तो ऐसे बनते हैं? तो आज मैं सबके लिए पूरी छोले बनाऊंगी, इंडियन खाना। फिर डायना पूरी छोले बनाने में लग जाती है। अरे वाह, खाने की तो अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं नहीं, कंट्रोल संध्या, कंट्रोल। अगर ये रोज रोज ऐसे ही अच्छा खाना बनाने लगेगी तो सब उसे ही पसंद करेंगे और बेटा तो हाथ से गया। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। It's done. अब मैं फ्रेश अप होकर आती हूँ। जैसे ही डायना अपने बेडरूम में गई, उसकी सास किचन में आकर चोरी छुपे छोले में ढेर सारा नमक मिला दी। आज देखती हूँ मैं कौन बोलता है कि खाना टेस्टी बना है। वो आती ही होगी। मैं अब बाहर चली जाती हूँ। जब डायना थोड़ा सब्जी लेकर टेस्ट की, Oh my God, it's too salty. मैंने तो नमक ठीक ठाक ही डाला था। फिर शायद सासू मॉम गलती से डाल दी होंगी। उनसे पूछ लेती हूँ एक बार। सासू मॉम, सासू मॉम। जब डायना उससे पूछने गई तो सासू मॉम जानबूझकर बाहर चली गई थी। ओह नो, ये तो मेरा ऑनलाइन डिलीवरी पैकेट है। व्हाट? मेरा पार्टी जाना कैंसिल करने के लिए सासू मॉम ने ही मेरा ड्रेस छुपाया है। और छोले में भी नमक। अब मुझे सब समझ आ रहा है। ठीक है सासू मॉम जी, इन्हें तो मैं अगले एपिसोड में देखती हूँ। अच्छा दिनेश, इंडिया आकर मुझे 1 वीक हो गया है। आप मुझे बाहर घुमाने भी लेकर नहीं गए। कल संडे है तो कहीं बाहर चलते हैं ना? और तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पास एक भी इंडियन ड्रेस नहीं है। ओहो, डोंट वरी, मुझे मेरा इंडियन ड्रेस मिल गया है जो सासू मॉम के रूम में रखा हुआ था। क्यों, सासू मॉम है ना? लगता है इसे पता चल गया है। हाँ, मेरे पास ही था। मैं भूल गई थी बहू। माँ, आप भूल गई थीं और आपकी वजह से डायना बेचारी पार्टी में नहीं जा पाई। बेचारी। इस फॉरेनर को आज मंदिर लेके जाऊंगी और इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ा के मजा चखाऊंगी। गुड मॉर्निंग सासू मॉम। सब्जी में नमक मिलाना, मेरा डिलीवर बॉक्स छुपाना, ये तो कर लिया है आपने। फिर आज का क्या प्लान है आपका? बहू, मैं क्या सोच रही थी, आज हम मंदिर चलते हैं। तुम शायद कभी मंदिर नहीं गई होंगी। हाँ हाँ सासू मॉम, क्यों नहीं। फिर डायना और सासू मॉम मंदिर निकले। देख बहू, ये हमारे कुल देवता हैं। तुझे ये लंबी सी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होगा। पूजा करने में यहीं पर कर लूंगी। मैं रोज नीचे से ही पूजा करती हूँ। ओके, ठीक है। फिर डायना ऊपर चढ़ने लगी। आज मजा आएगा फॉरेनर। फिर डायना थोड़ी ही देर के बाद पूजा खत्म करके आ गई। सासू मॉम, मेरा पूजा खत्म हो गया। हैं, तू इतना ऊपर चढ़कर पूजा खत्म करके आ भी गई? हाँ सासू मॉम, मुझे तो एक्सरसाइज की आदत है। मैं तो इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर ट्रैकिंग करने जाती हूँ। ट्रैकिंग, ये क्या है? पता नहीं ये फॉरेनर क्या क्या करते रहते हैं। लो, आज सासू मॉम का प्लान डायना के फिटनेस के आगे मात खा गया। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते होंगे तो कोई भी फिजिकल काम आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बहू, इनसे मिल। ये कुसुम और उसकी बहू तारा। नमस्ते कुसुम आंटी। हाय तारा, हाउ आर यू? टू गुड। अरे वाह संध्या, तेरी बहू तो कितनी गोरी है, सुंदर है, पूजा पाठ भी करती है। हाँ, और अच्छा अच्छा खाना भी बनाती है। तुम लोग आज शाम को हमारे घर आ जाओ। मेरी बहू तुम्हें अपने हाथ से कुछ स्वादिष्ट बनाकर खिलाएगी। संध्या की सहेली और साथ में उसकी बहू तारा आकर पहुंच गए। अरे आओ आओ, बैठो। हेलो आंटी। हाय तारा, आप लोग बात कीजिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। डायना किचन में जाकर सास की सहेली के लिए गाजर का हलवा बनाने लग गई। थोड़ी ही देर में तारा भी डायना से बात करने किचन में आ गई। ओह तारा, तुम यहाँ पर? अरे जाओ, सबके साथ बात करो, मैं आती हूँ। नहीं डायना, वहां पर अच्छा नहीं लगता। ये सास लोग हमेशा इधर उधर की बातें करते हैं, सब बहुओं की बुराई करते हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं। बुराई करते हैं तो करने दो। Why do you care? तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, फॉरेन से आई हो, इसलिए तुम्हें ये सब इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा।
तो तुम कुछ काम शुरू करो। इन लोगों के साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट करती रहती हो? मैं तो अपना टेलरिंग बिजनेस करना चाहती थी, पर मेरे ससुराल वाले। खैर छोड़ो। ठीक उसी समय डायना की सास आकर पहुंच जाती है। अरे अरे, तुम दोनों इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर बात कर रहे हो? जाओ जाओ, सोफे पर आराम से बैठकर बात करना। मैं गाजर का हलवा लेकर आती हूँ सबके लिए। हाँ, ओके सासू मॉम। संध्या ने अपने दोस्तों के सामने बहू को बेइज्जत करने का प्लान पहले से ही सोच कर रखा था, इसलिए डायना और तारा के बाहर जाते ही वो फिर से अपनी पुरानी तरकीब अपनाने लगी। आज देखती हूँ दोबारा इतनी जल्दी कैसे बनाएगी ये हलवा, ये फॉरेनर। फिर सबके लिए हलवा निकालकर डायना की सास लिविंग रूम में ले आई। कुसुम हलवा खाते ही, वाह वाह, कितना अच्छा बना है, बहुत बढ़िया है डायना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फॉरेनर लड़की इतने अच्छे से हमारा देसी खाना बना सकती है। है? ये कैसे हो गया? मैं तो अभी अभी नमक मिलाकर लाई थी। फिर सच्चे मन से आप कोई भी काम करना चाहो तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। और थैंक यू कुसुम आंटी। फिर संध्या के दोस्त हलवा खाकर अपने घर चले गए, पर संध्या फिर भी सोचती रह गई। क्यों सासू मॉम, कैसा लगा मेरा प्लान? मुझे पता था आप हलवे में नमक मिलाएंगी, इसलिए मैंने पहले से ही शुगर ग्राइंड करके नमक के डिब्बे में डाल दी थी। बाय सासू मॉम। रामपुर नाम के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सविता नाम की एक औरत और उसके बेटे थे। अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सविता पर आ गया था। 2 बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो सविता को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? श्रीधर बाबूजी, आप जानते तो हैं ना, मेरे दोनों बच्चों को मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाया है। अब उनका शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का समय आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊँ। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूँ? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा मानव ज्यादा होशियार है। यूं तो अतुल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर मानव पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बस फिर मानव दोनों में से बड़ा है और होशियार भी है। तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और अतुल को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। श्रीधर की बात सुनकर सविता को तसल्ली मिलती है। वह मानव को बाहर पढ़ने भेजती है और अतुल को हरिया हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। अतुल को न पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीता रहा और 3 साल बाद मानव को एक बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ, मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। किस में हो गई है? ये क्या होता है? फूड चेन में माँ, जब कोई आदमी अपने होटल अलग अलग शहरों में खोल लेता है उसको फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा रे तूने। 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े ही महीनों में मानव का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वो अतुल और सविता को शहर ले जाता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिलें तेरे बॉस से। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे मैंने हरिया हलवाई के नीचे बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चाटते रह जाओगे। मगर एक बात का ध्यान रखना अतुल, बॉस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप ये सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस काम पर ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन अतुल खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं अतुल, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने इसके भाई ने।
मैं दरवाजा खोलता हूँ। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अतुल ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए। खम्मा घणी मानव। घणी खम्बा सर, प्लीज बैठिए ना सर। वाह मानव, थारो घर तो घणो फूट रो से। थारी अम्मा और भाई कहाँ हैं? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, ओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ मानव, उसकी माँ और उसके बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ अतुल खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी ही देर बाद वे सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर मानव का बॉस बहुत खुश होता है। आई होप यू लाइक द फूड सर। इट्स अमेजिंग। किसने बनाया है? जी, मेरे छोटे बेटे अतुल ने। अरे मानव, अतुल घर पर ही है। अब तक तूने मिलवाया नहीं उससे? हाँ वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। अतुल, अतुल बेटा, इधर तो आ जरा। अतुल हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, खूब चोखा खाना बनाया है तूने। तूने कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? अरे नहीं नहीं सर, ये तो हमारे यहाँ गांव में छोटे हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर अतुल फिर से दुखी हो जाता है। जाने से पहले मानव के बॉस अतुल को एक ऑफर देते हैं। खाना खाकर मजा आ गया। न सिर्फ खाना, बल्कि टेबल एटिकेट्स का भी पूरा ख्याल रखा था अतुल ने। सुनीता जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हमें एक नए शेफ की जरूरत है। तो क्या अतुल वहां हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, अतुल ने इसमें कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है, ये तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेता है। वो थारी टेंशन नहीं है मानव, मारे को बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। अतुल, तुम कल मानव के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। ये सुनकर अतुल तो बहुत खुश हो जाता है, मगर मानव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन अतुल वहां पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद एन इटालियन ट्विस्ट। वाह वाह, बहुत बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है, आहा। क्या आपको अच्छी लगी सर? क्या मैं चख सकता हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर क्यों चौंक गए ना? क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओ या मैं बताऊं? वो अतुल, मैंने इस रेस्टोरेंट के चीफ को तुम्हारी इस डिश में नमक मिर्ची ज्यादा डालने के लिए कहा था, ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी न मिले। हाँ, और बात करते समय तुम्हें सबिता बहन ने फोन पर सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले कि वो चीफ कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया, ऐसा क्यों किया आपने? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तुम ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पलो। You are fired, मानव। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा मानव, तूने क्या कुछ नहीं किया, मगर फिर भी अतुल तुझसे कितना प्यार करता है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी अतुल। मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बाबूलाल था। वह कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर मंडराता रहता था। एक बार अगर और मुझे राम प्यारी बोले ना, तो एक लगाऊंगी, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सुमन, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से। बड़ा आया शादी करने वाला। फिर इतना बोलकर सुमन गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी बाबूलाल का दोस्त वहां से गुजर रहा होता है। अरे बाबू भाई, ये सुमन तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई, उसके हाव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। बाबू भाई, मेरी बात मानो तो तुम इससे दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं इस सुमन के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले वीराने में घूमती है। कुछ लोगों ने तो इसके उल्टे पैर तक दिखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होते हैं। चल बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है। सुमन कोई चुड़ैल बड़ैल नहीं है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। फिर इतना बोलकर वह अपने घर की ओर चल देता है। माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा का कोई और भी अरमान है तो वो भी बता दीजिए।
आपके सभी अरमान एक साथ ही पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और एक तू है, पूरा दिन घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। पहले कोई काम धाम करके कुछ पैसे वैसे कमा कर दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहां से, तू किसी काम धाम का नहीं है। देखो ना माँ, पिताजी हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। किसी दिन मैं घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारा ही तो है। अजी आप तो रहने ही दो, हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। अजी हमारे पास इतना धन दौलत, क्या आप अपने साधु पर लेकर जाओगे भला? मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे सुमन बहुत पसंद है, तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है, मैं कल ही सुमन के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर अगले दिन बाबूलाल की माँ सुमन के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपने पैसों का रौब दिखाती है। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और अरे मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी लड़की की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम सुमन की शादी मेरे बेटे से करवा दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो वापस अपने घर की ओर चली जाती है। अगले दिन सुमन और बाबूलाल की शादी हो जाती है। बाबूलाल सुमन से शादी करके फूला नहीं समाता है। रात होने पर बाबूलाल और सुमन अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी सुमन उठती है और सीधे घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। बाबूलाल के दोस्त को सुमन पर पहले से ही शक होता है, इसलिए वो पहले से ही उस पर निगरानी रखे होता है। अरे ये भाभी इतनी रात गए कहाँ जा रही हैं? मुझे इनका पीछा करना होगा। फिर जीमा सुमन का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते सुमन चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर घुस जाती है। अरे मर गए रे, इसने तो रूप ही बदल लिया। मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। जीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वह भी उस गुफा के अंदर चला जाता है। हे हैवानों के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि और चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मुझे अभी के अभी सारी बातें बाबूलाल को बतानी होंगी। फिर वो सीधे भागता हुआ बाबूलाल के घर जाता है और सीधे खिड़की से उसे आवाज देता है। बाबू भाई उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था। भाई मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तो ये बताओ कि क्या सुमन घर पर है? इतने में सुमन वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जीमा भैया, इतनी रात को कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा बाबू से मिलता चलूं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर जीमा वहाँ से चला जाता है। अजी क्या हुआ, ये आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो अब सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही सेठानी गुस्से से लाल हो जाती है। ए बहुरानी, अभी तक सो रही है क्या? घर का काम कौन करेगा? चल चल जल्दी उठ, मैंने काम वाले की छुट्टी कर दी है। आज से घर का सारा काम तुझे करना है। जोर जोर से चिल्लाने की वजह से सुमन की नींद खुल जाती है और वह गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, तुझे मैं अभी बताती हूँ। फिर सुमन गुस्से से बाहर आती है। अरे बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। अरे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़िया बोलेगी? चुपचाप ये घर का सारा काम निपटा दे। तेरे माँ बाप ने दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। मैं कोई काम धाम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत मुझे मना करेगी? रुक तुझे बताती हूँ। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? बाबू देख, तेरी बीवी मुझे मार रही है। जल्दी आ, मुझे इससे बचा, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। फिर अपनी माँ की चीख पुकार सुनकर बाबू दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँच जाता है। अरे सुमन, तेरी इतनी हिम्मत,
तू मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करेगी? फिर सुमन वहां से चली जाती है। माँ, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसे घर का थोड़ा काम करने को कहा था और इसने तो मेरी धुलाई ही कर दी। फिर बाबू परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। वहां उसे उसका दोस्त आता हुआ दिखाई देता है। क्या हुआ बाबू भाई, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार जी माँ, आज तो सुमन ने हद ही कर दी। उसने माँ के ऊपर हाथ उठाया। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि सुमन कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। एक बहुत आसान रास्ता है। अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे तो तुम्हें उसकी असलियत उस आईने में दिख जाएगी। फिर रात होने पर बाबू सुमन के लिए फूलों का गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सुमन वहां आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह गजरा अपने बालों में लगाकर शीशे के सामने पहुंच जाती है। तभी उसके पीछे बाबूलाल भी पहुंच जाता है। सुमन जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, उसकी असलियत उसमें दिखाई देने लगती है। बाबूलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, मैं ये किस मुसीबत में पड़ गया? ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ जो तुझे पता चल गया। मैं आज रात को तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे, ये तो चुड़ैल निकली। अपनी जान बचाकर भागो। जीमा भाई, मुझे बचाओ, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। तुम सही कहते थे। फिर वह सीधा भागता भागता अपने दोस्त जीमा के घर पहुंच जाता है। जीमा भाई, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। तुम सही कहते थे, सुमन तो चुड़ैल है। मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजी, मुझे लगता है आपका ये दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। तुम अभी के अभी इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं। अरे दैया रे दैया, लगता है इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। जीमा भाई, गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो चुड़ैल हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे बाबू भाई, भाभी तो चुड़ैल बनकर हमारे दरवाजे पे खड़ी है। अब इसका क्या करे? मैं तो कहती हूँ इस बाबूलाल को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। वो चुड़ैल इसी की तलाश में यहाँ आई है। बहुत शौक चढ़ा था ना इसे सुंदर स्त्री से शादी करने का। अब भुगतने दो इसे। चलो बाबू भाई, अब मेरे घर से बाहर निकलो। चलो चलो। नहीं, मैं अकेला कहीं नहीं जाने वाला। मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। अरे दैया रे दैया, ये तो अपने साथ हमें भी मरवा कर छोड़ेगा। अजी, आप कुछ कीजिए ना। बाबू भाई, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर ये चुड़ैल इस घर में घुस गई तो हमारे साथ बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपा करके तुम इस घर से निकल जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपने कारण तुम्हारे मासूम बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाता हूँ। रुको दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। राधा, तुम अंदर बच्चों के पास चली जाओ। मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अजी, आप पागल हो गए हैं क्या? वो चुड़ैल एक ही बार में आपकी जान ले लेगी। आप इसकी वजह से खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं? अगर मैंने आज मेरे दोस्त की मदद नहीं की तो ये दुनिया कभी भी किसी की भी दोस्ती पर विश्वास नहीं करेगी। अगर अपनी दोस्ती साबित करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो भी दे दूंगा। चलो बाबू भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जीमा भाई, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे। तभी जीमा भागकर घर में बने मंदिर की ओर चला जाता है। हे महाबली हनुमान, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपा करके हमारे साथ चलिए महाबली। चलो भाई, अब इस चुड़ैल को सबक सिखाने का समय आ गया है। चलो भाई, अब इस चुड़ैल को सबक सिखाने का समय आ गया है। हम दो नहीं है चुड़ैल, हम तीन हैं। बोलो महाबली हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए महाबली हनुमान।
वाह यार, तेरी मम्मी कितनी टेस्टी सब्जी बनाती है। ला, तू अपना टिफिन मुझे दे दे। रुक, तू रोज रोज मेरी ये आलू की सब्जी और रोटी क्यों खाती है? क्यों खाती है का क्या मतलब? मुझे टेस्टी लगती है। ले, तू मेरा टिफिन खा ले। अच्छा, क्या लाई है आज तू? मुझे नहीं पता, खुद खोल कर देख ले। अरे वाह, पनीर के पराठे। आना, दोनों मिलकर खाते हैं। तू खा यार, मैंने तो परसों ही खाए थे। मैं तो तेरा ही टिफिन खाऊंगी। ये कहानी है इन्हीं दो सहेलियों स्वाति और अंकिता की। स्वाति गरीब घर से थी और उसके पिता मजदूरी किया करते थे, जबकि अंकिता एक अमीर सेठ की बेटी थी जो एक फैक्ट्री के मालिक थे। अंकिता जानबूझकर रोज स्वाति के टिफिन से ही खाना खाती थी और उसे अपना टिफिन दे देती थी ताकि स्वाति भी अच्छा खाना खा सके। फिर एक दिन, अंकिता सुन, कल मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। हैं, पर क्यों? तेरे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा यार? अरे वो मुझे पापा के साथ रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जरूरी है। अच्छा, कोई लड़के वर्के का चक्कर तो नहीं है? भद्द पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पापा के चाचा है ना, वो बहुत बीमार है, तो पापा के साथ उन्हें ही देखने जाना है। अच्छा, परसों तक तो आ जाएगी ना? हाँ हाँ, मैं कल शाम को ही लौट आऊंगी, तू चिंता मत कर। अच्छा, तो चल फिर एक काम करते हैं, मैं शाम को तेरे घर आती हूँ, साथ में गोलगप्पे खाने चलते हैं, क्या बोलती है? डन, लेकिन टाइम से आ जाना, हर बार लेट करती है तू। अंकिता को पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बात का जरा भी घमंड नहीं था और अंकिता की यही बात स्वाति को सबसे अच्छी लगती थी। पढ़ाई में अंकिता ठीक ठाक थी, जबकि स्वाति पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसलिए परीक्षाओं के दिनों में स्वाति अंकिता की पढ़ाई में बहुत मदद करती थी। उसी शाम, स्वाति, ओ स्वाति, बाहर आना। अरे अंकिता, कैसी हो बेटी? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नमस्ते, मैं ठीक हूँ बेटी। अच्छा, वो आपके चाचा जी कैसे हैं अब? बस बेटी, अंतिम सांसें गिन रहे हैं, उम्र भी तो हो गई है उनकी। जी अंकल, वो स्वाति को बुला दीजिए। ले, आ गई मैं। पापा, मैं जरा थोड़ी देर में आती हूँ। अंकिता स्वाति को अपनी कार में बैठाकर बाजार ले गई और दोनों ने जी भरकर गोलगप्पे खाए। फिर दोनों काफी देर तक बातें करती रही, जिस वजह से स्वाति को घर लौटने में देर हो गई। और फिर, स्वाति, तू मेरी ये बात क्यों नहीं सुनती? पापा प्लीज, अब फिर से वही बातें मत शुरू करना आप। क्यों ना करूं? तेरे कहने पर मैं उस अंकिता के सामने कुछ नहीं कहता, पर बेटी मेरी बात समझ, ये सारे पैसे वाले एक जैसे ही होते हैं। पहले खुद ही हमारे भले बनते हैं और फिर। पर पापा, अंकिता वैसी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तुझे मैंने लाख बार समझाया है, तू उसे पढ़ाती है ना, बस इसलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात तक नहीं करेगी। इधर किशोर स्वाति को समझा रहा था, तो दूसरी तरफ अंकिता के पापा सेठ अमरलाल गुस्से से अंकिता का इंतजार कर रहे थे। कहाँ गई थी अंकु? वो, मैं और स्वाति गोलगप्पे खाने गए थे पापा, बस मेन मार्केट में। अरे तो मुंशी जी को कह दिया होता, यही मंगवा लेते तुम्हारे लिए गोलगप्पे। पापा, पर गोलगप्पे खाने का मजा तो ठेले पर खड़े होकर ही आता है। और फिर कल स्वाति बाहर जा रही है तो। ओहो अंकिता, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, उस फटीचर से दूर रहा करो, वो तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। वो पापा प्लीज, वो मेरी दोस्त है, उसके बारे में तो ऐसा मत बोला कीजिए आप। बेटी, इस बात को समझ लो, अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसकी नज़र तुम्हारे पैसों पर है, तुम उसे घुमाती फिराती हो, खूब खिलाती पिलाती हो, तो बस इसलिए वो तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक कर रही है। देखना, एक दिन आएगा और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर तुमसे पैसे मांगेगी। पापा, गरिमा बहुत खुददार है, ऐसी नहीं है वो। ये तो वक्त ही बताएगा कि कैसी है वो। फिलहाल तुम उससे दूर रहो, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ। अंकिता गुस्से में वहां से चली गई। अमरलाल भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन उन दोनों के अलावा वहां कोई और भी था जो ये सब देख और सुन रहा था। असल में अंकिता स्वाति के घर अपना पर्स भूल आई थी, जिसे वापस देने के लिए स्वाति अंकिता के घर आई थी, लेकिन वो घर के दरवाजे को पार न कर सकी क्योंकि उसने वहीं पर अंकिता और अमरलाल की सारी बातें सुन ली थी। वो उदास होकर अपने घर चली गई, लेकिन इस बारे में उसने अंकिता से कभी कुछ नहीं कहा और ना ही स्वाति और अंकिता की दोस्ती में कोई फर्क आया। ऐसे ही दिन बीते गए और फिर कॉलेज का आखिरी साल भी पूरा हो गया। कॉलेज के आखिरी दिन
अंकिता स्वाति को पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी, लेकिन स्वाति का कहीं अता पता नहीं था क्योंकि वो अस्पताल में थी। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। देखो बेटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप जल्द से जल्द 2 लाख रुपयों का इंतजाम करो, वरना हम इनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। स्वाति अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मदद मांगती है, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। स्वाति ने सोच लिया था कि अब वो अपना मकान गिरवी रख पैसों का इंतजाम करेगी, लेकिन तभी उसे अंकिता का ख्याल आया। ओहो, अंकिता को तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, वो मुझे ढूंढ रही होगी। ऐसा करती हूँ, एक बार उससे मिल लेती हूँ और सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है मकान गिरवी रखवाने में वो कुछ मदद कर सके। ये सोचकर स्वाति अंकिता के घर पहुंची तो वहां उसका सामना अंकिता की जगह उसके पिता अमरलाल से हुआ। हाँ बताओ, क्या बात है? अंकल जी, वो मुझे अंकिता से मिलना था। वो अपने मामा के यहाँ गई है और अब वो वहीं रहेगी, तो तुम्हें उसे ढूंढने या मिलने की कोई जरूरत नहीं समझी। वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती अब से। ये बात सुनकर स्वाति को बहुत बड़ा झटका लगा और उसे अपने पिता की कही बात याद आने लगी। तू उसे पढ़ाती है ना, बस इसलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात तक नहीं करेगी। स्वाति को लगा उसके पापा सही थे। अंकिता ने कभी उसे अपना दोस्त माना ही नहीं था, इसलिए तो वो उससे बिना कुछ कहे या मिले बिना ही वहां से चली गई। ठीक है अंकिता, तुझे लगता है कि मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं हूँ, तो अब देखना, मैं भी खुद को साबित करके दिखाऊंगी और उसके बाद ही तेरा चेहरा देखूंगी। स्वाति की आंखों में आग थी। उसने ठान लिया था कि अब वो कुछ बनकर ही दिखाएगी। जब उसके पापा ठीक होकर घर वापस आ गए, उसके बाद से ही उसने दिन रात एक कर दिया और पूरी लगन के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। स्वाति ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया और कुछ ही सालों के अंदर वो एक कलेक्टर बन गई। जय हिंद मैम। जय हिंद मनीष, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। बताइए, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी हाँ मैम, कल वो आपने मेरे टिफ़िन के पनीर के पराठे खाए थे, आपको वो बहुत अच्छे लगे थे ना, तो मैंने आज आपका डिनर फिक्स किया है अपने घर पर। मी एंड माई फैमिली विल बी वेरी हैप्पी मैम, अगर आप आते हैं तो। हाँ क्यों नहीं, इट्स माई प्लेजर टू। आज की शाम पनीर के पराठे के नाम। ठीक है मैम, शाम को मिलते हैं। लाल बत्ती वाली गाड़ी से स्वाति एसपी मनीष के घर पहुंची। मनीष ने उसे गेट पर रिसीव किया और फिर मनीष ने स्वाति से कहा, मैम, मीट माय डियर वाइफ अंकिता। पूरे 4 सालों के बाद अंकिता और स्वाति एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। स्वाति, तुम? तभी स्वाति ने मनीष से कहा, सॉरी मनीष, आई हैव टू गो, मुझे कुछ काम याद आ गया। तभी मनीष ने कहा, अंकिता, तुम मैम को कैसे जानती हो? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है? क्या ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड स्वाति है, जिसके पापा के इलाज में तुमने मदद की थी, जिसको तुमने बहुत ढूंढा था पर मिली नहीं? ये सुनकर स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, हमेशा तू ही सही थी और मैं गलत। अंकिता और स्वाति दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं।